अब हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के 2016 के आंसर पेपर के बारे में। तो मैंने ये 15 वाला इसका कर रखा है, उसका थियरी पोर्शन पूरा लेकिन कवर कर रखा है। अब करेंगे ये 2016 वाला। गला थोड़ा खराब है लेकिन पेपर में फोड़ना है। अब स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट्स इन अबाउट 50 वर्ड। इसमें जो इस पार्ट में है उसको प्रत्येक को करना है और 50 वर्ड में करना है। तो पहले हम देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से आप क्या समझते हैं? पहले हम छोटा सा देख लेते हैं कॉस्ट क्या होता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन कॉस्ट देख लेंगे। टाइप्स उसके। कॉस्ट क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अ गिवन थिंग और एक्टिविटी। मतलब एक सिंपल वे में समझते हैं, जब तक हमारा जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं जब तक वो सेल नहीं हो जाता, उसके ऊपर जितना खर्चा हो रहा है, उसको लाने में, उसको बनाने में, उसको बनवाने में, ए टू जेड जितना ऑल टोटल उस पर खर्चा हो रहा है, उसके साथ एक्टिविटी हो रही है, वो सबका जोड़, सब खर्चों का जोड़ हमारा कॉस्ट कहलाएगा। आगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट देख लेते हैं हम, कितने टाइप होते हैं ये। तो पहले फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते, उनका फिक्स है तो फिक्स है। वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होते रहते हैं। सेमी वेरिएबल हो भी सकते हैं, चेंज नहीं भी हो सकते। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिफ्थ वाला है रिलेवेंट एंड इरिलेवेंट कॉस्ट। सिक्स वाला है शट डाउन एंड संक कॉस्ट। एंड सेवन कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। एट प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। इस सबको एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया कि 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, इतना काफ़ी है उसके लिए। आगे देखते हैं। दूसरा है डिस्टिंग बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें डिफरेंस बताना है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट में, तो लिख के रखा है ये भी। तो डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विथ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जैसा कि बताया, फिक्स्ड कॉस्ट जब भी हम क्वांटिटी को चेंज करते हैं हम, तो वो उसके साथ चेंज नहीं होता है। फिक्स्ड कॉस्ट वो फिक्स होता है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट चेंज विथ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जो हम सामान बना रहे हैं उसकी क्वांटिटी के साथ ये चेंज होता रहता है, वेरिएबल कॉस्ट। एंड सेकेंड इज फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन द सेम वेदर आउटपुट इज जीरो और मैक्सिमम। मतलब अगर आउटपुट आपका जीरो हुआ है तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी जीरो होगा। अगर आउटपुट आपका मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम होगा। इधर यही सेम, वेरिएबल कॉस्ट आर जीरो when output is zero, these costs increase when output increase and decrease with output decrease। मतलब ये अगर आपका आउटपुट जीरो है तब तो ये जीरो रहेगा, लेकिन अगर आउटपुट इंक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करेगा, ये इसके साथ। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट के क्या है एग्जांपल। इसका रेंट है, वेजेस ऑफ परमानेंट स्टाफ, लाइसेंस फी, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट में आते हैं। वहीं पे वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर्स, उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये सब खर्चे हमारे वेरिएबल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज बिन कार्ड, गिव अ स्पेसिमेन ऑफ बिन कार्ड। तो बिन कार्ड क्या है उसका देखते हैं और उसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं, बिन कार्ड कैसे दिखता है। ये बिन कार्ड या स्टोर्स कार्ड इसको बोलते भी हैं, बिन कार्ड को स्टोर्स कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। बिन इज अ प्लेस, रैक और कप बोर्ड वेयर मटेरियल्स आर स्टोर्ड। टू ईच बिन इज अटैच्ड अ कार्ड टू इंडिकेट द स्टॉक पोजीशन ऑफ द बिन। मतलब ये ऐसा कार्ड होता है जो हमारे मटेरियल की अवस्था, मतलब उसको बताता है वो हमारे पास कितना बचा हुआ है। लाइक कोई भी सामान अगर हमारे स्टोर रूम में पड़ा हुआ है तो हमारे दुकान में अभी वो कितना है, अगर बिक गया है तो उसमें से निकालेंगे तो उसमें कितना बचेगा। मतलब ये सब कुछ आपको एक स्टॉक को, अपने जो आपका पोजीशन है उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि आपका न ज़्यादा रहे न कम रहे, उसको मेंटेन करने के लिए ये आपको इंडिकेट करता रहेगा। बिन कार्ड ये बताता रहेगा कि आपके पास कितना सामान इस टाइम अवेलेबल है। तो इसका भी एक नमूना देख लेते हैं हम। स्ट्रक्चर इधर लिख लिया मैंने, एबीसी लिमिटेड ऐसा रहेगा, जो कंपनी का नाम है। उसके बाद बिन कार्ड, इसमें मटेरियल, उसके बाद कोड नंबर, उसके बाद एसएल फोलियो, ये सब। उसके बाद इधर बिन नंबर लिखा रहेगा इसका राइट साइड में। उसके बाद मैक्सिमम लेवल कितना है और मिनिमम लेवल कितना है वो लिखा रहेगा। और ऑर्डरिंग लेवल कितना है, कितना ऑर्डर किया गया है वो लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डेट रहेगी, रिसिप्ट में चालान नंबर, क्वांटिटी, उसके बाद इशू, उसके बाद ये
क्वांटिटी, बैलेंस, क्वांटिटी, इसके बाद रिमार्क्स, ये सब ऐसे लिखा रहेगा। ये एक तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर, एक तरीके से जो हमारे स्टोर रूम में सामान पड़ा है उसका जो रिपोर्ट होता है वो ऐसे ही दिखता है। आगे देखते हैं, 2 नंबर पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। दूसरा है क्वेश्चन इसके आगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली एक्सपेंसेस, विच आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब वो एक्सपेंस, वो खर्चे जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंसेस विच आर नॉट इफेक्टिंग डायरेक्टली ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन को सीधे सीधे प्रभावित नहीं करते हैं। ये इनडायरेक्ट खर्चे ऐसे होते हैं अगर ये ऊपर नीचे हो जाए थोड़े से भी तो प्रोडक्शन को खासा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसके एग्जांपल कुछ है, जैसे सैलरी, रेंट, बैड डेट एंड एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, सेल्स एक्सपेंसेस, ये सब अगर हम सैलरी थोड़ी लेट भी दें अपने एम्प्लॉयज़ को तो हमारे जो प्रोडक्शन है वो खासा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उनको वो काम करते रहेंगे। आगे आगे क्वेश्चन है, इंडक्ट हो गया, व्हाट इज ओवरहेड। ओवरहेड क्या है? ओवरहेड, ओवरहेड मीन्स अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय एनी नेम विच इज नॉट कवर्ड इन प्राइम कॉस्ट। मतलब ओवरहेड वो होता है जो किसी भी नाम से हो जो प्राइम कॉस्ट में कवर नहीं किया गया है। इट इज नॉट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये ना तो डायरेक्ट मटेरियल होता है, ना डायरेक्ट लेबर होता है, ना डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ओवरहेड जो कि हमारे प्राइम कॉस्ट में कवर नहीं किया जाता, जो अलग नाम से होता है, कोई भी नाम से, उसे ओवरहेड बोलते हैं। ये सिंपल भाषा में लिखा ताकि हमको याद हो जाए। वैसे तो इसको बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इसकी जो डेफिनेशन थी वो थी, इसको थोड़ा इसमें से अच्छा पार्ट छाट के निकाला है। अब हम आगे देखेंगे। ओवरहेड हो गया। व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या है? जॉब कॉस्टिंग, in this method job is carried out according to customer specification। मतलब जब हम किसी भी स्पेसिफिक कस्टमर के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। अब ये नहीं है कि अब ये 50 वर्ड में उधर बोल रखा था 50 वर्ड में ईच को देना है, ईच आंसर देना है। अब यहाँ पे 15-20 वर्ड हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब ये गलत हुआ। पेपर ने हमको बताया हुआ होता है कि इस रेंज में आप पाइए, ऐसा आंसर लाइए। अब इसमें ऐसा थोड़ी ना है उल्टा सीधा हम कुछ भी लिख दे, गाना वाना लिख दे, ऐसा थोड़ी ना है। जो हमारा सटीक जहाँ तक हो वहां तक ले जाए। थोड़ा छोटा होगा चलेगा, और बाकी एग्जामिनर को समझ आना चाहिए हमने लिख क्या रखा है अच्छे से। 2-4 वर्ड कम होंगे चलेंगे। आगे, व्हाट इज मीन बाय सर्टिफाइड वर्क। सर्टिफाइड वर्क क्या है? सर्टिफाइड वर्क, इट इज रिप्रेजेंट वर्क डन ड्यूरिंग द पीरियड एंड आल्सो सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्चर। मतलब जब हम लॉन्ग टर्म में कोई काम करवाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले सवाल होते हैं, उसमें जब आर्किटेक्चर निरीक्षण करने आता है, मतलब जैसे जैसे किसी ने ठेका ले रखा है हमारा घर बनवाने का, तो उसने हमसे बोला फ़ोन करके कि मैंने आपका 50% घर बना दिया है, अब थोड़ा सा काम बाकी रह गया है 50%, उसको हम जल्दी कर देंगे। तो अगर हम बड़ा काम करवा रहे हैं, लाइक अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बड़ा काम करवा रही है, तो उसके लिए वो एक आर्किटेक्चर भेजेगी। कोई भी हो सकता है, इंजीनियर, कोई भी हो सकता है, बस हमें इसमें ये समझना आर्किटेक्चर आया, उसने इंस्पेक्ट किया, उसको चेक किया, तो उसको पता चला कि ये झूठ बोल रहा है, इसने सिर्फ 30% काम कर रखा है। अभी तो सिर्फ ऐसे छोटा मोटा काम हुआ, अभी सिर्फ 30% काम हुआ, या झूठ बोल रहा है 50% काम इसने नहीं किया, अभी इसको पैसा नहीं देना है अभी इसको। तो जो आर्किटेक्चर है वो अपनी डायरी में लिख देगा कि इसने 50% काम नहीं किया, इसने 30% काम किया है। तो जो उसने साइन कर दिया कि इसने 30% काम किया, उसी को बोलते हैं सर्टिफाइड वर्क, कि मतलब इतना सर्टिफाइड है, इतना ही काम हो रखा है, 30% ही, दैट इज कॉल्ड सर्टिफाइड वर्क। आगे, सर्टिफाइड वर्क हो गया। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एनालिसिस, इसको EOQ एनालिसिस भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, सवाल भी आते हैं इस पे। क्या है ये? EOQ विल बी द क्वांटिटी वेयर द टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी एट मिनिमम लेवल। दिस विल बी एट मिनिमम लेवल, दिस विल बी एट द पॉइंट वेयर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। जहाँ पे हमारा ये ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट एकदम मिनिमम लेवल पे होता है, उसी पॉइंट के बराबर हमारा ये EOQ भी होता है। आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ओवर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। तो ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड देखते हैं, चार्जिंग ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट्स। नेक्स्ट, अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड ऑफ कॉस्ट सेंटर ओवर कॉस्ट यूनिट। जब ये ज़्यादा हो जाता है ओवरहेड, मतलब एक अंडर होता है, अंडर ओवरहेड एक ऑब्जर्प्शन ओवरहेड है। अगला देखते हैं हम, अगला है व्हाट इज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या है, जो कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के। तो पहला है टू मेंटेन सेक्रेसी ऑफ करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, एंड सेकेंड इज टू नो वेदर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन completes with the market price, and next is to find out the efficiency of each process. Fourth, to know the profit included in each process, to know whether a product should be processed internally or to be bought in the market। मतलब इसको हम बनाते हैं कि जो एक करेक्ट कॉस्ट जो आती है उसको मेंटेन करने के लिए, कॉस्ट को अपने मेंटेन करने के लिए, या एक दूसरा पॉइंट है कि इसको बनाते हैं कि देखते हैं कि हमारी मार्केट प्राइस से ये हमारी कॉस्ट कम आ रही है या नहीं, और इसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है, एक एक प्रोसेस में प्रॉफिट कितना कितना आ रहा है। ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट मतलब इसका वाला हम देखेंगे कि मतलब ये देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये हमारे लिए बनाना सही है या हमारे लिए सस्ता पड़ रहा है, मार्केट से उसको खरीद ले वहां से हम। ये सब इसके छोटे छोटे बातें हैं। ये खत्म हो गया व्हाट इज इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। अब हम देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन में बी में है राइट अ ब्रीफ नोट ऑफ कॉस्टिंग एज एन एड टू मैनेजमेंट। तो इसको छोड़ते हैं हम, इस वाले पार्ट में, ये 16 वाले में, 2016 में ज़्यादा जितना न्यूमेरिकल हो सकेगा पूरा करेंगे। पहले थियोरी को छोड़ेंगे, थियोरी तो बाद में हो जाती है, पहले न्यूमेरिकल समझ आ जाए तो सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। अथवा करके सब थियोरीज भी दिए रखे हैं, चाहे तो थियोरीज भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन थियोरीज में मज़ा कहाँ आता है, इसमें आएगा। तो इसको छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं इसका। फ्रॉम द जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसके लिए सेपरेट वीडियो, अलग से वीडियो डाल दूंगा, लेकिन अभी तो पहले ये वाला करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंक्लूड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यो की एनुअल यूजेस 6000 यूनिट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट इतना दे रखा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹15 दे रखा है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट 1 यूनिट 20% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। इसको सॉल्व करते हैं हम। तो पहले फार्मूला लिख लेंगे इसका हम, इधर सॉल्यूशन। पहले फार्मूला देख लेंगे, ई ओ क्यू पूछ रखा है, तो ई ओ क्यू इक्वल टू होता क्या है, ई ओ क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका फार्मूला होता है अंडर रूट 2AO अपान C। इसका तो पता है, इसमें 2 को पता है, 2 क्या होता है, ए होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब साल भर में हमें कितने कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें ये क्वांटिटी में दे रखा होगा, ये ए मीन्स होता है। और ओ मीन्स होता है क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। उसके बाद सी होता है प्राइस पर यूनिट इंटू परसेंटेज, प्राइस पर यूनिट इंटू परसेंटेज। तो अब देख लेते हैं सवाल के हिसाब से हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सवाल के हिसाब से तो हमारे पास तो ए तो है, एनुअल की 6000। उसके बाद ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, मतलब ये दिया है प्राइस ऑफ पर यूनिट, जिससे हमारा सी निकलेगा कॉस्ट पर यूनिट इंटू परसेंटेज। सी मीन्स होता है कॉस्ट पर यूनिट इंटू परसेंटेज या प्राइस पर यूनिट इंटू परसेंटेज, कोई भी। तो पहले हम एक वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट लेके ले लेते हैं, हम पहले निकाल लेते हैं हम सी, जो है प्राइस पर यूनिट इंटू परसेंटेज, परसेंटेज है। तो प्राइस पर यूनिट हमारा कितना दिया है भैया, ₹2 दिया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल ₹2, ₹2.5 सॉरी 2.5 दिया है। इसके बाद जो दिया है हमारा, उसके बाद परसेंटेज दे रखा है इसमें 20% दे रखा है, तो इनका 20% निकाल देंगे। 20% इसका बटे में कर देते, ऐसे सिंपल रहेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो एक बार करा है मैंने, तो 0.5 आ रखा है, तो यही आएगा। तो हमारे पास सी आ गया हमारा, तो हम पुट करते हैं वैल्यू
हमारे पास ए हो गया, वो तो दिया है 15 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी निकाल लिया। तो अब रखते हैं अंडर रूट में 2 × ए कितना दिया था हमारा, ए दिया है हमारा 6,000 रुपये। 6,000 रुपये हमारा ए दिया है। इसके बाद इंटू ओ कितना है 15 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर यूनिट। इसके बाद सी हमने निकाला अभी अभी जस्ट 5.5। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला, तो ऊपर वाले में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ऊपर आएगा 1,80,000। इतना ऐसे भी नहीं आने वाला था खुद से करते कूड़ा, तो भैया कैलकुलेटर का सहारा तो लेना पड़ेगा। कोई नहीं, एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड है। 1,80,000 और नीचे हमारा है 0.5। तो अब इसका हम इसमें भाग देंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा अंडर रूट में 36, 3,60,000। हाँ यही आएगा 3,60,000। और जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 600 यूनिट्स। ये हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है हमारा ये तीसरा वाला, दूसरा तो कर लिया। द अकाउंट ऑफ फैक्ट्री शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये नीचे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखे हैं। क्या क्या पूछा है, ये परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विथ वेजेस, परसेंट ऑफ ऑफिस ओवरहेड विथ फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद ये ABC एनालिस्ट जो इसके अथवा में है, चाहे ये करे चाहे ये ना करें, ये 2015 में तो करवा रखा, तो ये तो अपने पास फुल टू फुल ऑप्शन है, तो ये वाला करते हैं हम, थर्ड वाला क्वेश्चन। तो ये सब देखने के बाद मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, ये सब देखने के बाद समझ आ गया भैया ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट वाला है। तो हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, उसके बाद जो निकलेगा देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो आएगा ही। तो थर्ड वाला हम सॉल्यूशन लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तो स्टेटमेंट मैंने ये लिख दिया, पार्टिकुलर या अमाउंट लिख लिया। तो अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले कौन, मटेरियल कंज्यूम्ड है, मटेरियल कंज्यूम कितना दे रखा है, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये हमारे मटेरियल कंज्यूम्ड इतना खर्चा। उसके बाद कितना एक्सपेंसिव दे रखे हैं, हाँ डायरेक्ट वेजेस दिया है, डायरेक्ट वेजेस कितने दिए रखे हैं, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये हमारे डायरेक्ट वेजेस। एंड इसके बाद कुछ अब ये नहीं है तो ये अब क्लोज हो जाएगा। तो अब हमारे पास आएगा प्राइम कॉस्ट, कितना 40,000, 20,000, 60,000। 60,000 प्राइम कॉस्ट बाद फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ पे अब हम लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ पे है, फैक्ट्री ओवरहेड भैया 16,000 रुपये दिए गए हैं। 16,000 रुपये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड दिया है। तो फैक्ट्री के और तो कोई खर्चे नहीं है, तो ये अब यहाँ पे ये क्लोज होगा फैक्ट्री वाला। अब हमारा क्या आएगा, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, वही भी वर्क कॉस्ट लिखते हैं। कितना आएगा, ये आएगा हमारा 76,000 आ गया। इसके बाद हमारा आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भैया दिया है, ऑफिस ओवरहेड 11,400 दिया है, 11,400 दिए रखा है। तो आई थिंक अब तो कुछ पता ही नहीं है, ख़त्म हो गया। जहाँ पे खर्चे समाप्त हो जाए उसको बुलाते हैं हम, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसके बाद आएगा। इसके बाद जहाँ पे खर्चे समाप्त वहाँ पे हम बुलाएंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी आ रखी है हमारी, ये आएगी हमारी 87,400। तो हमने ये निकाल दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
अब आधा पार्ट तो कर दिया हमने, अब हम देखेंगे पूछ क्या रखा है। ये परसेंटेज पूछा, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विथ वेजेस। तो पहला ये यहाँ पे हो सके तो कट कर दे। अब कहाँ पे ले जाए, यहीं भी कर देते हैं अंदर ही इसके बाहर होगा ये टेबल के बाहर। तो परसेंटेज हमें निकालना है, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विथ वेजेस। सवाल में डायरेक्ट वेजेस दिया तो डायरेक्ट वेजेस लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट वेजेस। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो पहले बोले उसके ऊपर, उसके बाद जो लास्ट में बोला उसके नीचे। जैसे इसमें बोल रहा है परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विद डायरेक्ट वेजेस, तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारा पहले बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड ऊपर, डायरेक्ट वेजेस नीचे। इसके बाद इंटू 100, बस। इसके बाद अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारा आया था कितना था, 16,000 रुपये थे। 16,000 रुपये हमारे 16,000 रुपये फैक्ट्री ओवरहेड। वेजेस हमारे कितने थे, वेजेस हमारे थे 20,000 इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 80। तो परसेंटेज पूछा था तो 80% आएगा इसका। एंड सेकेंड बी पूछा था हमारा परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड विथ फैक्ट्री कॉस्ट। हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड विथ फैक्ट्री कॉस्ट, या वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, बताया था मैंने। सेम यही जो पहले बोले उसको ऊपर, ऑफिस ओवरहेड को ऊपर, नीचे फैक्ट्री कॉस्ट इंटू 100। सॉल्व करेंगे पहले पुट करके, इसका है वैल्यू था, बाद फैक्ट्री कॉस्ट है 76,000 इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 15 आएगा। परसेंटेज पूछा है 15%। तो भैया पूरा हो गया सवाल कंप्लीट। अगला देखते हैं हम, थर्ड वाला हो गया। फोर्थ देखते हैं, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड लेबर कंट्रोल। इसको छोड़ते हैं, बाद में करेंगे। मटेरियल एंड लेबर कंट्रोल थियरी तो कर सकते हैं कभी भी। कैलकुलेट द मशीन हावर रेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। तो मशीन हावर रेट अब हमको कैलकुलेट करनी है। तो अब डेटा दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन की लागत इतनी है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, यूजफुल लाइफ 700 रुपये, 700। एनुअल रनिंग टाइम ऑफ मशीन 4,000 घंटे चली है। पावर कंज्यूम मशीन द्वारा शक्ति का उपयोग 5 यूनिट पर हावर। रेट ऑफ पावर इतना दिया है। एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड इतना, चार्ज ऑन 6 ऑफ 1/6, मतलब 1/6 इतना दिया, मतलब इतना पूरा फैक्ट्री का, इसमें से हमें 1/6 अपना निकालना है। ठीक है, करते हैं सॉल्व। तो भैया पहले फॉर्मेट बना लिया, स्टेटमेंट शोइंग मशीन हावर रेट, पहले पार्टिकुलर, उसके बाद डिटेल, उसके बाद अमाउंट, फिक्स कॉस्ट कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा इसमें, उसके बाद टोटल ओवरहेड्स जो आएगा, उसके बाद इसमें से हम करेंगे भाग देंगे इफेक्टिव मशीन हावर रेट, तब ये हमारा निकल जाएगा मशीन हावर रेट। तो स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट बना लिया। तो किया है कॉस्ट ऑफ मशीन, जिसपे हमारा निकलेगा डिप्रिसिएशन के लिए हमें एक अलग से देना पड़ेगा वर्किंग नोट का अलग से इक्वेशन। सो वर्किंग नोट देखते हैं हम। तो हम लेंगे इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1, डिप्रिसिएशन पर एनम क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एनम कई बार यूज हुआ है, तो एनम के लिए ये है, वरना हम डिप्रिसिएशन पर आवर लिखते हैं। अगर हम सवाल में एनम दिया रहे, साल का एनुअल दिया रहे तो एनुअल एनम लिखेंगे, और अगर हमारा आवर में दिया रहे तो आवर लिखेंगे, ये कॉमन सेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है डिप्रिसिएशन पर एनम का, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, ये फार्मूला होता है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना हमारा दे रखा है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है 18,700, माइनस स्क्रैप वैल्यू भी दी है। स्क्रैप वैल्यू भैया कितना है 700 रुपये, 700 और यूजफुल लाइफ कितने है, ये 9 साल। इसमें सब सवाल में लिखा है तो कोई नहीं,
सॉल्व कर दिया। तो ये अब इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा वाला, जब टाइम ना वेस्ट करते हुए सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2000, करके रखा है मैंने 2000। तो डिप्रिसिएशन हमारा आ गया। डिप्रिसिएशन हम किस में रखते हैं, इसमें रखते हैं कि कहाँ से आया है डिप्रिसिएशन, वेरिएबल में रखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट में। बाकी नोट नंबर 1 से आया है डिप्रिसिएशन। कितना आया हमारा 2000 रुपये आया, रखे भैया 2000 रुपये हमारे। आगे डिप्रिसिएशन, तो हमने कॉस्ट ऑफ मशीन यूज कर लिया, स्क्रैप वैल्यू खत्म हो गई, यूजफुल लाइफ खत्म हो गई, एनुअल रनिंग टाइम ऑफ मशीन, तो ये 4000 घंटा दिए हैं। तो 4000 घंटा, इसके लिए 4000 घंटा हमने ये भी लिख लिया। आगे पावर कंज्यूम बाय मशीन कितना, 5 यूनिट पर हावर, 5 यूनिट पर पावर को हम रखेंगे हमारे डिप्रिसिएशन में। इलेक्ट्रिसिटी पावर को, इलेक्ट्रिक वाला हमारा चला है 5 यूनिट पर आवर चला है, 5 यूनिट पर आवर चला है, कितना है पूरा 4000। तो 5 इंटू 4000, 4000 घंटा पूरा चल रखा है। इसके बाद आगे तो ये आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। आगे है रेट ऑफ पावर, रेट 20,000 पे, अगर ये 20,000 का है तो ये अगर 5 यूनिट पर हिसाब से चला है इतना 4000 घंटा, तो 8 पैसे पर यूनिट के हिसाब से कितना होगा। तो इस पे ये निकाल लिया हमने पूरा पावर इतना है, तो इस पे हम 8 पैसे मतलब 0.08 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 8 पैसे का आ जाएगा। ये वाला हमारा 8 पैसे का कितना आएगा 1000 रुपये। 1000 रुपये हमने, अरे ये मकरी ये 1600 है, 1600 रुपये। आगे पावर वाला हो गया, रेट ऑफ पावर हो गया। एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड, एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवर रखेंगे हम फिक्स्ड में। क्यों, क्योंकि इस चैप्टर के लिए, इस वाले पार्ट के लिए कोई भी नया खर्चा फिक्स्ड कॉस्ट, तो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड हमारा कितना है एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड 9,120 रुपये, 9,120 रुपये हैं। वहीं चार्ज 1/6 ऑफ द एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड टू दिस मशीन, मतलब जो ये हमारी मशीन है इसने फैक्ट्री का 1/6 पार्ट घेर रखा है, मतलब इसको इतने कवर कर रखा है। तो भैया हम पूरे का क्यों दें, जितनी हम अपने मशीन के लिए निकाल रहे हैं तो अपने मशीन का ही खर्चा देंगे। तो इसका 1/6 करेंगे, 1/6 करेंगे तो ये आएगा 1520 रुपये, 1520 आएगा। तो सवाल में इतने दिया था, तो अब इसका हम फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल होगा, एक ही है ही 1520 रुपये। अब यहीं पे इसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट का 3600 है, 3600। अब दोनों को जब हम मिलाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 5,120 रुपये, 5,120। अब इसको हम इसमें से भाग देंगे 5,120 में 4,000 का, तो ये आएगा 1.28, दैट इज मशीन आवर रेट। तो ये हो गया सॉल्व। ये 4th तक कर लिया है, 5th से आगे करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, बोरिंग लगेगा, तो 5th से नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।